केसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th मैथ्स से चैप्टर नंबर 11 क्षेत्रमिति। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो हमारे पास दिया हुआ है चतुर्भुज PQRS है, इसका हमें क्या ज्ञात करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमारे पास QS आधार है। QS क्या है बच्चों? आधार है। और यहाँ पर QR और PQS और QRS दो त्रिभुज हैं। इन दोनों त्रिभुजों का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए लिखते हैं यहाँ चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल। PQRS का क्षेत्रफल वास्तव में क्या है? चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल तो देखिए, त्रिभुज PQS का क्षेत्रफल धन त्रिभुज RQS का क्षेत्रफल, दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल। कौन कौन से? PQS और RQS। दो त्रिभुजों के हम क्या निकालेंगे? क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि ऊंचाई दी हुई हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार गुणा ऊंचाई, इस सूत्र का हमें इस्तेमाल करना है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। बराबर हो जाएगा सीधे PQS का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/2 आधार 4 और ऊंचाई है 3। फिर धन RQS का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? यहाँ पर 1/2 आधार है 4 और ऊंचाई है 2। तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 हम काट देंगे, 2 दूनी 4। यहाँ भी 2 से 2, 2 दूनी 4। तो कितना हो जाएगा? 4, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 बराबर 10 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है ना, तो 10 वर्ग सेंटीमीटर हम यहाँ पर लिख देंगे। फिर आगे लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2। एक ऐसे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास क्या है? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और विकर्णों की लंबाई दी हुई है 12 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो हल में सीधे हम लिख देंगे विकर्ण D1 बराबर 12 सेंटीमीटर और विकर्ण D2 बराबर 10 सेंटीमीटर। ये हमने दो विकर्ण लिख दिया। अब इन दो विकर्णों में बच्चों हमें देखना है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता क्या है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का हम यहाँ सूत्र लगा देंगे। क्या होता है? 1/2 D1 इंटू D2। तो 1/2 D1 इंटू D2 पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। तो 1/2 पहला विकर्ण कितना है? 12 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण देखिए कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो ये देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2 से 2 कट जाएगा, 12 6 बार कट जाएगा। तो 6 धाम हो जाएगा 60 और सेंटीमीटर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। फिर लेते हैं यहाँ पर तीसरा प्रश्न है। क्या है? 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। हमें इस 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात करना है। तो क्या करना पड़ेगा? हमारे पास सीधे हम लिख देंगे घन की भुजा कितनी है बच्चों? A बराबर 5 सेंटीमीटर। तो सीधे लिख देंगे घन का आयतन का क्या सूत्र है? घन के आयतन का क्या सूत्र है? लगाइए, भुजा की घात 3। तो भुजा के स्थान पर क्या रख देंगे हम यहाँ पर? 5 और 5 की घात 3 यानी 5 गुणा 5 गुणा 5। तो हमें क्या प्राप्त हो गया? 125 घन सेंटीमीटर। तो देखिए हमने सबसे पहले लिखा घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमने घन के आयतन का सूत्र लगा दिया, भुजा की घात 3, और फिर सीधे 5 गुणा 5 गुणा 5। तो सीधे 125 घन सेंटीमीटर हमारा आयतन प्राप्त हो गया। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न देखिए, एक ऐसे घनाभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 18 घन सेंटीमीटर और जिसका आयतन 90 घन सेंटीमीटर है। तो ऐसे घनाभ की हमें क्या ज्ञात करना है? ऊंचाई ज्ञात करना है, जिसके आधार का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है और जिसका आयतन हमें
दिया हुआ है। तो चलिए लेते हैं, सबसे पहले ज्ञात है लिख देंगे। क्या ज्ञात है हमें? ज्ञात है घनाभ के आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल मतलब ए बी का मान, लंबाई गुणा चौड़ाई। ए बी का मान कितना है? 18 घन सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर है। और आयतन कितना दिया हुआ है? आयतन वास्तव में क्या होता है बच्चों? आयतन मतलब ए बी सी, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई का मान कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 90 घन सेंटीमीटर। तो ऊंचाई हमने क्या लिख दिया? 90 घन सेंटीमीटर हमने ऊंचाई लिख दिया। तो देखिए हमें सीधे सीधे क्या है, सी का मान ज्ञात करना है। तो सीधे सीधे हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऊंचाई ज्ञात करना है ना, तो ऊंचाई सी बराबर क्या हो जाएगा? आयतन बटे आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल, तो देखिए आयतन में ए बी सी में आधार का क्षेत्रफल ए बी का भाग देंगे तो ए बी से ए बी कट जाएगा। तो देखिए हमें इस तरह से मान नहीं रखना है, हमें सीधे क्या करना है, सबसे पहले ऊपर हो जाएगा आयतन का मान कितना है? आयतन का मान है 90 और आधार का क्षेत्रफल है 18। तो 18 से 90 को काटेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा बच्चों? यहाँ प्राप्त हो जाएगा हमें 5। तो ऊंचाई सी बराबर क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर हमें ऊंचाई प्राप्त हुई। चलिए अब लेते हैं 5वां प्रश्न। एक समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना है? 42 वर्ग सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो समलंब चतुर्भुज है हमारे पास और उसका हमें क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल 42 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई कितनी दी गई है? ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर और समांतर भुजाओं की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है, दूसरी भुजा ज्ञात करना है। तो हमें सीधे सीधे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाना है। तो सीधे लिख देंगे, जो ज्ञात है पहले हम लिख देते हैं। क्षेत्रफल हमें ज्ञात है, कितना है? 42 वर्ग सेंटीमीटर। ऊंचाई h हमें ज्ञात है 6 सेंटीमीटर और समांतर भुजा में से एक भुजा यानी ए बी हमें ज्ञात है 8 सेंटीमीटर। तो हम एक समलंब चतुर्भुज यहाँ बना सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ एक समलंब चतुर्भुज बना दिया है और यहाँ पर हमने नाम दे दिया ए बी सी डी और यहाँ पर ऊंचाई कितनी दी हुई है? ऊंचाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर, कोई एक भुजा दी हुई है 8 सेंटीमीटर और क्षेत्रफल 42। तो हम सीधे सीधे सूत्र लगाएंगे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग यानी ए बी धन डी सी गुणा ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पर मान रख देंगे 1/2। ए बी का मान कितना है? तो ए बी का मान यहाँ पर हम 8 रख देंगे, डी सी का मान हमें ज्ञात नहीं है और ऊंचाई कितनी है? देखिए ऊंचाई यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है। भुजाओं में से एक की लंबाई 8 है और ऊंचाई कितनी है? 6 है। ऊंचाई यहाँ पर 6 है। तो 2 को 6 से काट देंगे, कितने बार कटेगा? 3 बार कट जाएगा। तो सीधे सीधे क्षेत्रफल का मान बाईं तरफ कितना है बच्चों? 42 है। तो देखिए यहाँ पर हम 42 के बटे में क्या ला देंगे? ये जो 3 है ना गुणा में, ये भाग में आ जाएगा और 8 धन डी सी। तो क्या प्राप्त हो जाएगा? देखिए ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 चौ 12, 14 प्राप्त हो गया। तो 14 प्राप्त हो गया, 14 में से 8 जाएंगे तो डी सी का मान कितना बचेगा? 14 में से जब 8 चले जाएंगे तो डी सी का मान कितना बचेगा? 6 बचेगा। तो दूसरी भुजा हमारी 6 होगी। इस तरह से हम दूसरी भुजा 6 सेंटीमीटर ज्ञात करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है बच्चों 6वां सवाल। एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल 1936 वर्ग सेंटीमीटर है। हमें क्या ज्ञात करना है? एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या मतलब आर का मान दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? आर का मान 14 सेंटीमीटर और पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 1936 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमें देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र हमें आना चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? सूत्र बेलन का ज्ञात है, पहले आप लिख लेंगे। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 2 पाई आर एच।
अब हम मान रख देंगे, त्रिज्या 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान है 14 और ऊंचाई का मान हमें ज्ञात नहीं है तो ऊंचाई में लिख देंगे h। और बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ कितना दिया हुआ है, 1936 दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम इस 7 से 14 को काट देंगे, 7 दूनी 14, तो 1936 और ये ऊपर जो भी है वो सब आ जाएगा नीचे। कौन कौन है, 2 है, 22 है और 2 है। ये जो ऊपर है ये कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या लेना है, यहाँ पर केवल h लेना है। तो h का मान देखिए, सबसे पहले तो हम इस 2 दूनी 4 से काट देते हैं, 4 चौके 16 और बचा 3, 4 सत्ते 28, फिर बचा 5, फिर 4 अट्ठे 32 और बचा फिर 1 और 4 चौके 16, तो 484/22। तो फिर काटेंगे, तो 22 से काटेंगे तो 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 22 दूनी 44। तो h का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 22 सेंटीमीटर। यहाँ पर बेलन की ऊंचाई हमें क्या प्राप्त हुई है, 22 सेंटीमीटर। 7वां प्रश्न है, एक मछली घर घनाभ के आकार का है। एक्वेरियम किस आकार का है, घनाभ के आकार का है, जिसकी बाह्य माप 70 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर की हैं। मतलब इसकी भुजाएं 70 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर है। फिर इसके तल पृष्ठभाग वाले फलक और पीछे वाले फलक को रंगीन कागज से ढकना है। आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो किसे ढकना है, इसके तल को, पृष्ठ वाले दोनों भागों को और पीछे वाले भाग को हमें रंगीन कागज से ढकना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, आवश्यक कागज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ठीक है, सबसे पहले हम लिख देंगे मछली घर की लंबाई L बराबर 80 सेंटीमीटर। फिर है मछली घर की चौड़ाई दूसरे वाले भाग को B बराबर 30 सेंटीमीटर और मछली घर की ऊंचाई C बराबर 40 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने इन तीनों मानों को लिख दिया। फिर आता है अर्थात तल अर्थात आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, L इंटू बी से। L इंटू बी मतलब 80 गुणा 30 बराबर 2400 वर्ग सेंटीमीटर। फिर क्या है, 2 पृष्ठभाग वाले फलक का क्षेत्रफल। तो 2 का क्या हो जाएगा, 1 का होगा BH, तो 2 का होगा 2BH। फिर 2 इंटू 30 इंटू 40 तो हो जाएगा 2400 वर्ग सेंटीमीटर। अब होता है पीछे वाले भाग का क्षेत्रफल। पीछे वाले भाग में कौन कौन रहेंगे, लंबाई रहेगी और ऊंचाई रहेगी। तो पीछे वाले भाग का क्षेत्रफल हमारा आ जाता है LH और सीधे प्राप्त हो जाएगा 80 गुणा 40 यानी 3200 वर्ग सेंटीमीटर। इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो 8000 वर्ग सेंटीमीटर। तो रंगीन कागज का क्षेत्रफल क्या निकला, 8000 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद हम लेते हैं 8वां प्रश्न। घनाभ की विमाएं 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर है। क्या क्या है, 60, 54 और 30। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। इसके अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन रखे जा सकते हैं। तो सीधे सीधे हम लिख देंगे कि छोटे घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या, सूत्र क्या बनेगा, छोटे घनों की संख्या बराबर घनाभ का आयतन बटे घन का आयतन। छोटे घन बनना है क्योंकि। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं घनाभ की भुजाएं क्या क्या दी गई हैं। 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर है घनाभ की भुजाएं। तो हमने सूत्र लगा दिया। सूत्र में हम घनाभ के आयतन में घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का गुणा कर देंगे, यानी 60 गुणा 54 गुणा 30 और बटे में हो जाएगा घन का आयतन यानी भुजा की घात 3 यानी 6 गुणा 6 गुणा 6। तो सीधे सीधे प्राप्त हो जाएगा 450 घन प्राप्त होंगे। कितने घन प्राप्त होंगे, 450 घन प्राप्त होंगे। चलिए अब लेते हैं 9वां प्रश्न। एक भवन में 18 बेलनाकार खंभे हैं। तो खंभों की संख्या सबसे पहले हमने लिख लिया, खंभों की संख्या कितनी है बच्चों, 18 है बेलनाकार खंभों की संख्या। प्रत्येक खंभे की त्रिज्या कितनी है, 35 सेंटीमीटर। त्रिज्या R बराबर 35 सेंटीमीटर या 0.35 मीटर। मीटर में लिख देंगे 0.35 मीटर। ऊंचाई कितनी है, 5 मीटर। तो ऊंचाई लिख दिया H बराबर 5 मीटर। 5 मीटर हो गई ऊंचाई।
अब हमें क्या ज्ञात करना है, 9 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से सभी खंभों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा पेंट कराने का व्यय। तो एक खंभे का सबसे पहले निकालेंगे, एक खंभे का वक्र पृष्ठ कैसे निकलेगा, 2 पाई आर एच, 2 पाई का मान 22/7, आर का मान 0.35 इंटू एच का मान है 5। तो ये हो जाएगा 7×35, तो हो जाएगा 0. अब ये देखिए 7 हो गया हमारा 35, तो 0. क्या हो जाएगा 0.05 हो जाएगा। फिर जब हम इनका गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 22 दूनी 44 और 44 में 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20 और 2 22 और 0.05 का इसमें हम गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा 22 पंचे 110। देखिए बच्चों 22 पंचे 110 और यहाँ पर हो जाएगा एक 0 और 2 संख्या के बाद हम लगा देंगे दशमलव, तो ये हो जाएगा 11 वर्ग मीटर। 11 वर्ग मीटर। एक खंबे का वक्र पृष्ठ कितना है, 11 वर्ग मीटर है। तो ऐसे कितने खंबे हैं, 18 खंबे हैं। तो 18 खंभों का कितना हो जाएगा वक्र पृष्ठ, 18 खंभों का 11 गुणा 18 तो हो जाएगा 8 एक 18 एकम 18 की 8 हासिल का 1, 18 एकम 18 और 1 19, 190 वर्ग मीटर हो गया। और 190 अब 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से इनकी पुताई, 198 वर्ग मीटर हो गया। अब 9 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से पुताई का व्यय, पुताई का व्यय तो लिख देंगे कितना है पुताई का व्यय 198 इंटू 9, तो ये हो जाएगा सीधे 9 8 72 की 2 हासिल का 7, 9 9 81 और 7 हो गया 88 की 8 हासिल का 8 हो गया, 9 एकम 9 और 8 हो गया 17, 1782 रुपये का कुल खर्च यहाँ पर आएगा। अगला 10वां सवाल है, 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार कागज की को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे बेलन का आयतन। सबसे पहले हमें ज्ञात है बेलन की ऊंचाई कितनी है, 21 सेंटीमीटर है। तो देखिए त्रिज्या कितनी है, 30 सेंटीमीटर है। ऊंचाई है 21 और त्रिज्या है 30। तो फिर सीधे सीधे बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, V बराबर पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई का मान रख देंगे 22/7 और त्रिज्या का वर्ग है मतलब 30 गुणा 30 और 21 हो जाएगी उसकी ऊंचाई। तो सीधे हम 7 से 21 को 3 बार काट देंगे तो बचा ये 22 तिया 66, 66 गुणा 30 गुणा 30 तो 900, 66 गुणा 900 तो 59,400 घन सेंटीमीटर इसका हमें उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों आज की हमारी यह क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।